तो आज हम कुछ कुछ ऐसी सामाजिक आदतों की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें अनजाने में एक बेहतर इंसान बनने से रोक देती हैं। हम्म। और ये बातें कोई मतलब लेक्चर देने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक आईने की तरह है। हाँ। हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो इसी आईने को कह सकते हैं साफ करने का काम करते हैं। हाँ, और इस पूरी पड़ताल का मकसद एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब खोजना है क्या? कि अगर ज्यादातर लोग दिल से बुरे नहीं हैं, तो फिर वो कौन सी छोटी छोटी मामूली सी आदतें हैं जो मिलकर हमारे रिश्तों और सबसे जरूरी हमारे मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारे सोर्सेज एक बहुत गहरी बात से शुरू होते हैं। ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उनकी आदतें, वो आदतें उन्हें धीरे धीरे अच्छा इंसान बनने से रोक देती हैं। तो यहाँ हम किसी को गलत या सही ठहराने के लिए नहीं है। पैटर्न को समझना है जो हमारे व्यवहार में इस तरह घुल मिल गए हैं कि हम उन्हें पहचानते भी नहीं। और इसी से जुड़ा एक एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। एक अनुभव आधारित अध्ययन ये बताता है कि 10 में से 7 लोग पूरे यकीन से मानते हैं कि वो ऐसी गलतियां नहीं करते। उन्हें लगता है नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हाँ, एकदम। लेकिन असलियत में 10 में से 9 लोग रोजाना वही आदतें दोहराते हैं। बस शायद उन्हें कोई और नाम दे देते होंगे। हाँ, जैसे मजाक करना या फिर ईमानदार राय देना। तो चलिए इसी आईने में झांकते हैं और देखते हैं कि क्या नजर आता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आदत है दूसरों को कमतर साबित करने की कोशिश। हाँ। चलिए इसकी एक तस्वीर दिमाग में बनाते हैं। एक ऑफिस मीटिंग चल रही है। एक जूनियर कर्मचारी, शायद नया है, बहुत जोश से भरा हुआ है और वो एक सुझाव देता है। ठीक है। तभी एक सीनियर, शायद अपनी जगह पक्की करने के लिए या बस अपनी जानकारी दिखाने के लिए, हल्के से हंसकर कहता है, अरे ये तो बहुत बेसिक बात है, ये तो सबको पता है। और बस उस एक पल में, उस एक वाक्य में बहुत कुछ हो जाता है। क्या होता है? उस सीनियर को लगता है कि वो स्मार्ट और अनुभवी दिख रहा है ना, कि उसने अपना दबदबा बना लिया। ये एक पल की मनोवैज्ञानिक जीत जैसा महसूस होता है। लेकिन सोच हमें उस कमरे के अंदर का सच दिखाता है। असल में ये होता है कि वहां बैठे 3 और लोग मन ही मन ये तय कर लेते हैं, अगली बार से इस व्यक्ति के साथ कोई नया आइडिया साझा नहीं करना है। और वो प्रतिभाशाली व्यक्ति वो चुप हो जाता है। वो व्यक्ति जो शायद अगला बेहतरीन आइडिया देने वाला था, वो चुप हो जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमेशा जानबूझकर किया जाता है या ये बस एक असुरक्षा का नतीजा है? मुझे लगता है कई बार वो सीनियर खुद को साबित करने के दबाव में ऐसा कर देता होगा, बिना सोचे कि इसका असर क्या होगा। आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। सोर्स कहता है कि 90% मामलों में ये जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता। तो फिर क्यों होता है? अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए। लेकिन बात यह है कि इरादा चाहे जो भी हो, नतीजा नहीं बदलता। और नतीजा क्या है? नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वही सीनियर टीम में सबसे कम भरोसेमंद व्यक्ति बन जाता है। लोग उसके पास सलाह के लिए नहीं आते, सिर्फ आदेश लेने आते हैं। अच्छा। आंकड़े भी यही बताते हैं। लगभग 60 से 65% लोग ऐसे व्यक्ति से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं। वो पेशेवर तौर पर तो बात करेंगे, लेकिन अपने असली विचार, अपनी रचनात्मकता, वो सब उनसे दूर रखेंगे। तो मतलब एक पल के लिए स्मार्ट दिखने की कीमत लंबे समय के भरोसे और सम्मान से चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, और इसीलिए सोर्स का निष्कर्ष इतना सटीक है। दूसरों को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता, बस अकेला बन जाता है। वो बड़प्पन एक भ्रम है जिसकी असली कीमत रिश्तों से चुकानी पड़ती है। ये बहुत गहरी बात है कि किसी को नीचा दिखाने से हम असल में अकेले हो जाते हैं, और शायद इसी अकेलेपन या असुरक्षा से हमारी दूसरी आदत जन्म लेती है। कौन सी? दूसरों की चीजों पर नजर रखना, ये जानने की होड़ कि हम दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। आपने दोनों आदतों को बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं एक तरह से। कैसे? एक में हम दूसरों को नीचे खींचकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं, और दूसरे में हम दूसरों को देखकर खुद को नीचे महसूस करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो हम सबने देखा है। जैसे? किसी शादी या समारोह में कोई रिश्तेदार एक नई चमचमाती गाड़ी लेकर आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम सामने से मुस्कुराते हैं, बधाई देते हैं। हाँ हाँ लेकिन दिमाग के किसी कोने में एक कांटा चुभता है। हाँ और सवाल उठते हैं, इसने ये कब ले ली? हाँ इतनी जल्दी कैसे? हाँ। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? और वो विचार जो शायद कुछ सेकंड का ही होता है, बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। मतलब? हमने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन उस एक विचार से हमारी अपनी खुशी का स्तर वो तुरंत नीचे चला जाता है।
सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव बताता है। अच्छा। उस पल में हम अपनी जिंदगी के निर्माता यानी क्रिएटर बनने की बजाय दूसरों की जिंदगी के दर्शक यानी ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारा ध्यान अपनी कहानी लिखने से हटकर दूसरों की कहानी देखने और उस पर टिप्पणी करने में लग जाता है। सोर्स कहता है कि ये औसत इंसान दिन में 30 से 40 बार ऐसा करता है। 30 से 40 बार? हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। ये तो लगभग हर घंटे में 2-3 बार हो गया। ये तो सोचने वाली बात है कि हमारी कितनी मानसिक ऊर्जा इसी हिसाब किताब में चली जाती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दिमागी काम है जिसकी हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि ये हमारी मानसिक शांति की कीमत पर होता है। और सोर्स ये भी बताता है कि इनमें से 80% तुलना सिर्फ भौतिक चीजों और सामाजिक स्थिति को लेकर होती है। उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी नौकरी, उसकी छुट्टियां। तो हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन किसी और ने तय की है। और हम बस हाँप रहे हैं। और शायद इसीलिए हम अपनी फिनिश लाइन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए सोर्स की वो गहरी बात इतनी मायने रखती है, दूसरों की जिंदगी देखने में हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। हमारी ऊर्जा गलत जगह खर्च होने लगती है। हाँ, हम अपनी प्रगति का जश्न मनाने के बजाय दूसरों की प्रगति का हिसाब रखने लगते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि हमारा ध्यान कैसे बदलता है। एक पल हम किसी और की जिंदगी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और अगले ही पल हमें लगता है कि दुनिया की हर घटना सिर्फ हमारे बारे में ही है। हाँ, और यही हमारी तीसरी आदत है, हर बात को खुद से जोड़ लेना। ये एक खामोश मानसिक जाल है। ये हमें हर स्थिति का केंद्र बना देता है, भले ही हम उसमें कहीं हो भी नहीं। हाँ, मुझे लगता है इस पर तो हर वो इंसान हाथ खड़ा करेगा जिसके मैसेज पर ब्लू टिक तो आ गया है पर जवाब नहीं आया। बिल्कुल, हमारा दिमाग तुरंत सबसे बुरी कहानी बनाने लगता है। हाँ, शायद मुझसे नाराज है या मैंने कल रात जरूर कुछ गलत कह दिया होगा। हम तुरंत वजह को अपने अंदर ढूंढने लगते हैं, जबकि सच्चाई कुछ भी हो सकती है और 99% मामलों में उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है उसका दिन खराब गुजरा हो सकता है उसका फोन साइलेंट पे हो, या वो किसी मीटिंग में हो या बस थका हुआ हो। कुछ भी। लेकिन उस एक घटना की वजह से हमने क्या किया? हमने 2 घंटे ज्यादा सोचा, अपना मूड खराब किया और बिना किसी सबूत के खुद को दोषी मान लिया। हम कहानी के केंद्र में हैं ही नहीं, लेकिन हमने खुद को विलेन बना लिया। बिल्कुल। तो क्या ये एक तरह का अहंकार है या ये चिंता है? मतलब एक तरफ तो हम खुद को दोषी मान रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं कि सामने वाला हमारे बारे में ही सोच रहा है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स इसे नकारात्मक अहंकार कहता है, नेगेटिव ईगो। अच्छा, नेगेटिव ईगो। ये वो अहंकार नहीं है जो कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, बल्कि ये वो अहंकार है जो कहता है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और इसका असर तो बहुत बड़ा होता होगा। बहुत बड़ा। आंकड़े बताते हैं कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो दूसरों की तुलना में 40% ज्यादा मानसिक थकान महसूस करते हैं। और रिश्तों पर? उनके रिश्तों में 25% ज्यादा गलतफहमियां होती हैं, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी बात को अपने ऊपर ले लेते हैं और सामने वाले से बात करके सच जानने की बजाय अपने मन में ही कहानियां बना लेते हैं। तो हम अपने बारे में कहानियां बनाते हैं और हम दूसरों के बारे में भी ठीक ही करते हैं, बस शायद और भी तेजी से। बिल्कुल। और यहीं से हमारी चौथी आदत आती है, धारणा के हिसाब से व्यवहार करना, वो लेबल वाली समस्या। हम ये हर रोज करते हैं बिना सोचे समझे। कोई साधारण कपड़ों में दिखता है तो हम मान लेते हैं कि ये सिंपल आदमी है। और कोई अच्छी अंग्रेजी में बात करता है तो तुरंत दिमाग में आता है कि ये ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। हमने उस इंसान को नहीं देखा, हमने उसके ऊपर लगे एक लेबल को देखा और उसके हिसाब से अपना व्यवहार तय कर लिया। सोर्स इस बारे में एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य बताता है कि इंसान पहले 7 सेकंड में ही किसी के बारे में एक राय बना लेता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो होता है वो और भी खतरनाक है। हाँ, असली खेल तो उन 7 सेकंड के बाद शुरू होता है। बाकी का समय वो उस व्यक्ति से बात करते हुए उसकी अच्छाइयां या बुराइयां नहीं ढूंढता। तो क्या करता है? वो अपनी पहली राय को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा। अगर उसने सोच लिया कि ये व्यक्ति घमंडी है, तो वो उसकी हर सीधी बात में भी घमंड खोजेगी। अगर उसने सोच लिया कि ये भोला है, तो वो उसकी समझदारी भरी बात को भी तुक्का मान लेगी। मतलब हम सच नहीं खोज रहे, हम बस अपनी पहली धारणा को सही साबित करने की जंग लड़ रहे हैं। हाँ, हम असल में उस इंसान से मिल ही नहीं रहे, हम बस उसे उस किरदार में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने उसके लिए पहले ही लिख दिया है। ये एक शक्तिशाली और थोड़ी डरावनी सोच है। बिल्कुल। और इसीलिए सोर्स में एक बहुत गहरी सच्चाई लिखी है, धारणा से बने रिश्ते सच सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो लेबल हटता है
और असली इंसान सामने आता है, वो रिश्ता या तो बदल जाता है या टूट जाता है, क्योंकि वो रिश्ता कभी उस इंसान से बना ही नहीं था, वो तो उस लेबल से बना था। ये अजनबियों के बारे में राय बनाने की आदत, जब ये सत्ता या अधिकार के साथ मिल जाती है, खासकर परिवारों में, तो और भी जटिल हो जाती है। हाँ, और ये हमें हमारी 5वीं आदत की ओर ले जाती है, बड़प्पन थोपना। हाँ, ये आदत परिवारों में बहुत आम है। घर में एक छोटा बच्चा है, वो कुछ देखकर सवाल पूछता है, पापा आसमान नीला क्यों होता है? और जवाब मिलता है, चुप रहो, मैं बड़ा हूं, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। बना रहा। लेकिन उस बच्चे ने अनजाने में सीखा क्या सीखा? उसने 3 बहुत खतरनाक बातें सीखीं। पहली, सवाल मत पूछो क्योंकि सवाल पूछना बड़ों का अपमान है। दूसरी, तर्क से नहीं डर की वजह से बात मानो। और तीसरी, सच को छुपाओ क्योंकि सच बोलने या सवाल पूछने से डांट पड़ती है। ये तो उसके स्वाभाविक विकास और जिज्ञासा पर एक बहुत बड़ा आघात है। बिल्कुल। लेकिन कई माता-पिता ये तर्क दे सकते हैं कि ये अनुशासन का एक तरीका है, बच्चों को सीमाएं सिखाना भी तो जरूरी है। क्या सोर्स इस बात में कोई फर्क बताता है कि बड़प्पन थोपने और सही अनुशासन के बीच की वो पतली रेखा कहाँ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सोर्स इस पर बहुत स्पष्ट है। अनुशासन का मतलब है व्यवहार के लिए सीमाएं तय करना, जैसे आप किसी को मार नहीं सकते। और बड़प्पन थोपना? बड़प्पन थोपने का मतलब है विचारों पर सीमाएं लगाना, जैसे आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। एक उदाहरण दे सकती हैं? एक बच्चे को ये सिखाना कि उससे रात 8 बजे तक घर आना है, ये अनुशासन है। लेकिन ये कहना कि आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि आपको 8 बजे तक घर क्यों आना है, क्योंकि मैंने कह दिया, ये बड़प्पन थोपना है। और इसका असर तो लंबे समय तक रहता होगा। बहुत। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे माहौल में पले बड़े 70% लोग बड़े होकर भावनात्मक रूप से बंद हो जाते हैं। इमोशनली क्लोज्ड? मतलब वो अपने माता पिता से कभी दिल की बात साझा नहीं कर पाते। तो मतलब वो संवाद का पुल बचपन में ही तोड़ दिया गया है, जिसे बड़े होने पे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ। और ये मैं बड़ा हूं इसलिए मैं सही हूं वाला रवैया एक और रूप ले सकता है, जब ये मैं नैतिक रूप से बेहतर हूं इसलिए मैं सही हूं। बिल्कुल। और ये हमारी छठी आदत है, खुद को नैतिकता का ठेकेदार समझना। कोई गलती करता है और हम तुरंत कहते हैं ये गलत है, भगवान सब देख रहा है, तुम्हें सजा मिलेगी। इसमें समस्या शायद बात की नहीं है, लहजे की है। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है आप जो कह रही हैं वो सैद्धांतिक रूप से सही हो, लेकिन आपकी आवाज में करुणा नहीं होती, एक फैसला होता है। आप एक जज की तरह बोल रही होती है, एक दोस्त या शुभचिंतक की तरह नहीं। तो अनजाने में भी हमारा मकसद उस व्यक्ति की मदद करना नहीं रह जाता, भले ही हम खुद को यही यकीन दिलाएं। हाँ, अब चेतन में हमारा मकसद खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ साबित करना बन जाता है। बिल्कुल। और नतीजा क्या होता है? सामने वाला सुधरता नहीं है। तो फिर वो क्या करता है? वो या तो आपसे डरना सीखता है या फिर अपनी गलतियों को आपसे छुपाने के लिए झूठ बोलना सीखता है। सुधार की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है जहां फैसले सुनाए जाने लगते हैं। और इसीलिए सोज में एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कही गई है, धर्म जब अहंकार बन जाए तो इंसानियत सबसे पहले मरती है। क्योंकि तब हमारा मकसद किसी का भला करना नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करना हो जाता है। इन सभी 6 आदतों को सुनने के बाद दूसरों को नीचा दिखाना, तुलना करना, हर बात खुद पर लेना, धारणा बनाना, बड़प्पन थोपना और खुद को नैतिक ठेकेदार समझना, मुझे एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है। क्या? ये सभी आदतें हमें उस पल में तो शक्तिशाली या सुरक्षित महसूस कराती हैं, लेकिन इनके नतीजे हमेशा बुरे ही होते हैं। रिश्ते खराब होना, अकेलापन, मानसिक थकान, एक अजीब विरोधाभास है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या? तो क्या सोर्स इसे किसी तरह से समझाता है? हाँ, यही इन सभी आदतों का मेटा पैटर्न है। सोर्स इसी को अस्थायी राहत और स्थायी नुकसान का जाल कहता है। अस्थायी राहत और स्थायी नुकसान। हाँ, जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो पल भर के लिए आपका अहंकार सुरक्षित महसूस करता है, ये अस्थायी राहत है। जब आप किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं तो आपका दिमाग सुरक्षित महसूस करता है कि उसने स्थिति को समझ लिया है, ये भी अस्थायी राहत है। और जब आप बच्चे को डांटकर चुप करा देते हैं, तब आपको एक पल के लिए नियंत्रण महसूस होता है, ये भी अस्थायी राहत है। और स्थायी नुकसान क्या है? स्थायी नुकसान ये है कि लंबे समय में आपका सम्मान चला जाता है, आपके रिश्ते खोखले हो जाते हैं क्योंकि वो सच्चाई पर नहीं, दिखावे, डर या धारणाओं पर टिके होते हैं। और सबसे बढ़कर आपके मन की शांति चली जाती है क्योंकि आप लगातार दूसरों से एक अनकही लड़ाई में रहते हैं, कभी उन्हें नीचा दिखाने के लिए,
कभी उनसे अपनी तुलना करने के लिए, तो कभी उन्हें जज करने के लिए। तो पल भर के अहंकार या नियंत्रण के लिए हम स्थायी शांति, विश्वास और सम्मान खो देते हैं। बिल्कुल। ये तो सच में एक बहुत बड़ा और घाटे का सौदा है जो हम सब अनजाने में कर रहे हैं। तो अंत में जो लोग ये सब सुन रहे हैं और शायद इन कहानियों में खुद की एक झलक देख पा रहे हैं, उनके लिए सोर्स का क्या संदेश है? उनके लिए सोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हौसला देने वाली बात कहता है। क्या? अगर आप इन कहानियों में खुद को पहचान पाएं, तो ये कमजोरी नहीं, ये जागरूकता है। और जागरूकता ही हर बदलाव की पहली सीढ़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये सुनकर लग रहा है कि हाँ, मैं भी कभी-कभी ऐसा करती हूँ, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिसे आप देख सकती हैं, उसे ही आप बदल सकती हैं। असली समस्या तो उन लोगों के साथ है जो इनकार करते रहते हैं। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। और वो ये है, हम अच्छे इंसान इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने अपनी बुरी आदतों को सामान्य मान लिया है। वाह! हमने मान लिया है कि तुलना करना, राय बनाना, गुस्सा करना, ये सब तो सामान्य है। इंसान है तो ऐसा तो होगा ही। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद वो कौन सी एक आदत है जिसे सामान्य मानना बंद किया जा सकता है?